आज की इस गुफ्तगू में जो आपने सवाल पूछा है ना, मैं अपने बुनियादी एक उसूल से इनहराफ करने लगा हूँ। बुनियादी उसूल ये है कि मैं कोई बात भी ऐसी नहीं करूँगा जो तजर्बे के तौर पर मेरे ऊपर नहीं उतरी, जिसको मैंने खुद महसूस नहीं किया, यानी जो मेरे हक़्क़ुल यकीन का हिस्सा नहीं है। ये जो बात मैं आपको करने लगा हूँ, आपके सवाल के जवाब में आपने जो पूछा मुझसे कि कायनात की तख्लीक के बारे में आपने क्या पढ़ा और क्या देखा, तो कायनात की तख्लीक के बारे में एक तो बिल्कुल सीधा सादा हमें कॉन्सेप्ट रिलीजन ने दिया हुआ है, और उसमें ज़्यादा कोई अकल को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग किसी ईमान वाले पैराडाइम के अंदर हैं, वो तो जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन बयान की गई है बस उसको चुप करके मान लें और मान के उसको अमल करें। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये एक खालिस इल्मी बात है, और ये मेरी किताबों में पढ़ी हुई बात है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस बात की ना मैं कोई ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ और ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर कोई तजुर्बे के तौर पे उतरी हुई बात है। ये खालिस इल्मी बात है जो किताबों से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, और उस किताब का जो रेफरेंस है वो वही है जो ऑस्पेनिस्की की किताब है, इन सर्च ऑफ मिरेकल्स, जो कि एक्चुअली तो ऑस्पेनिस्की की नहीं लिखी हुई, लिखी तो उसी की है, मगर वो बेसिकली गुरजैफ के जो लेक्चर्स हैं उनकी रोशनी में उसने तरतीब दी है। तो आपका सवाल ये था कि कायनात बनने की क्या थ्योरी उसने पेश की है। तो मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ, जैसे वो आप टीवी के प्रोग्राम में आता है ना, इदारा कारीन की राय से उसका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, ये उनकी ज़ाती राय है। तो ये इससे खालिस इल्मी बात कर रहा हूँ, और उसने ये कहा है कि हम सब एक दुनिया में रहते हैं। ठीक है, आप करीब आ जाए बेशक थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत हो रही है। हम सब एक दुनिया में रहते हैं। मसलन कैसर एक दुनिया है ना, आप एक दुनिया है, लेकिन आपकी इस दुनिया के अंदर बहुत सारी दुनियाएं हैं। मसलन आपका हार्ट एक दुनिया है, आपका जिगर एक दुनिया है। फ़र्ज़ करें हम जिगर को लें, तो उस जिगर के अंदर जितने सेल हैं वो खुद एक अपनी दुनिया है। हर सेल के अंदर जो प्लाज्मा है, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है, वो एक अलग दुनिया है। उसके अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो अलग, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अलग दुनिया है। अच्छा, उस माइट्रो के अंदर जो फिर स्मॉलर कंपाउंड्स हैं वो एक अलग दुनिया है, और उसके नीचे फिर एक मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग दुनिया है। फिर एटम है, एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक अलग दुनिया। पता नहीं इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी दुनिया है। और मैथमेटिक्स के हिसाब से आप किसी भी पार्टिकल को नीचे से छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे से इन्फिनिट लेवल तक छोटा कर सकते हैं। अलबत्ता एक आदमी था जिसका नाम था प्लांक ने कहा कि एक जर्रा इस लेवल पर ऐसा आ जाता है कि उससे नीचे उसको छोटा नहीं किया जा सकता, तो उसको हम प्लांक्स पार्टिकल कहते हैं। उसने वक्त के बारे में भी ऐसा कहा, देखना, 1 सेकंड का आधा हिस्सा, उसका आधा हिस्सा। तो आप मैथमेटिक्स के हिसाब से तो उसको लाभ उतना ही छोटे समय, लेकिन प्रैक्टिकल तो मुमकिन नहीं है ना कि उसको आप काटते रहें। तो एक टाइम का वो हिस्सा कि उससे छोटे में नहीं किया जा सकता, उसको प्लैंक्स टाइम कहते हैं। प्लैंक्स टाइम कहते हैं, यानी टाइम के बारे में भी पार्टिकल हुआ है। तो उस प्लैंक्स टाइम से लेकर मैंने आपको कैसर तक पहुंचा दिया है। मगर कैसर एक दुनिया में रहता है जिसका नाम बहावलपुर है, और बहावलपुर भी एक दुनिया में रहता है जिसका नाम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भी एक दुनिया में रहता है जो एशिया है, और एशिया भी एक दुनिया में रहता है जिसका नाम ज़मीन है। और ज़मीन की क्या हैसियत है? ज़मीन एक दुनिया में रहती है जिसका नाम, ये प्लानिटरी वर्ड है, नहीं क्या क्या निज़ाम शमसी है, सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम जो है वो प्लानिटरी सिस्टम्स में के एक वर्ड है, और प्लानिटरी सिस्टम जो है वो फिर हमारे एक मिल्की वे का हिस्सा है, और एक मिल्की वे जो है वो पता नहीं, फिर वो एक पूरी एक तरतीब है, पता नहीं क्या है। अच्छा, इस सारे को जब हम यूं करते जाते हैं, और वो उस दुनिया, तो आखिर एक जगह पर एक चीज़ आती है जो एब्सोल्यूट है, और वो जो एब्सोल्यूट है उसके अंदर सारी दुनियाएं हैं। अच्छा, अब वो एब्सोल्यूट कितना बड़ा है, वो एब्सोल्यूट एक्सपैंड कर रहा है,
या वो एक उसकी लिमिटेशन है, वो एक उसके आ गया, इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है कि क्या है। एक थ्योरेटिकल कंसेप्शन के लिए आखिरकार इन दुनिया के एंड में, जैसे प्लांक पार्टिकल के बाद आगे उससे कोई छोटा नहीं हो सकता, तो एक लिमिट तो होगी ना कि जिसके ऊपर फिर कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो वो जो है ना वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट, राइट। जैसे हम उन दुनियाओं में नीचे 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 आते जाते हैं, तो जो मटीरियल है, पार्टिकल, मटीरियल, मादा है, मादा कसीफ होता जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं मादा लतीफ होता जाता है और एनर्जी बढ़ती जाती है। यानी अगर आप सूरज पे जाएं तो सूरज का जो मैटर है, मैटर जैसे ज़मीन का ये मिट्टी है, रेत है, सूरज का मैटर बहुत लतीफ़ है मगर एनर्जी। लिहाजा जब यहां से ऊपर करते करते अब एब्सोल्यूट पर पहुंचेंगे तो एब्सोल्यूट में मैटर और एनर्जी का कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा, मगर वो रिलेशनशिप इतना निग्लिजिबल होगा कि वो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट कंडेंस एनर्जी होगी बस। और वो जो एक बात और समझनी बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू दिस, अगेन मैं वो दोबारा, कि ये जो दुनियाएं हैं ना, ये सब दुनियाएं अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के अंदर नफूज की हुई हैं। लिहाजा जो एब्सोल्यूट वर्ड है उसकी एनर्जी और उसका मैटर उसके नीचे वाले लेवल के अंदर नफूज किया हुआ है, और इसका वाला जो है वो नीचे के लिए। और इसलिए जब आप प्लैंक्स पार्टिकल तक पहुंचेंगे तो वो एक्चुअली एक मिनिएचर क्रॉस सेक्शन है पूरी की पूरी कायनात का, जिसके अंदर वो चाहे रेशो वो पार्टिकल और एनर्जी की डिफरेंट हो, मगर वो सारे के अंदर नफूज की हुई है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू हिज मेटाफिजिकल एंड फिजिकल कंसेप्शंस, जब ये क्रिएशन क्रिएट हुई, क्रिएशन का ख्याल आया, थॉट आया ना, यानी क्रिएशन का फिनोमेना शुरू हुआ इन दिस वर्ल्ड, तो वो एब्सोल्यूट से शुरू हुआ। और हमें पता है कि जो एनर्जी होती है ना, जितनी भी इंटेंस हो, उस एनर्जी की दो फोर्सेस होती हैं, एक पॉजिटिव फोर्स होती है, एक एनर्जी पॉजिटिव फोर्स होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बहुत बाद में पता चला कि जब दो फोर्सेस मौजूद हों, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी वजह से कोई नई चीज नहीं क्रिएट हो सकती, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, हाँ, या एक दूसरे को बैलेंस कर देती। एक तीसरी फोर्स होना का जरूरी है, और उसने इस किताब में लिखा है कि एक हर किसी भी एनर्जी की जो स्प्लिट करे अगर उसको, तो उसमें एक पॉजिटिव फोर्स होती है, एक नेगेटिव फोर्स होती है, और एक न्यूट्रलाइजिंग या बैलेंसिंग फोर्स होती है। जब भी पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स के साथ एक न्यूट्रलाइजेशन की फोर्स आ जाए, इसके नतीजे के अंदर एनर्जी का एक और लेवल क्रिएट हो जाता है। तो जब क्रिएशन हुई अकॉर्डिंग टू हिम, तो वो तीनों फोर्सों ने एब्सोल्यूट वर्ड के बाद एक सेकंड ऑर्डर वर्ड क्रिएट कर दिया उन तीन फोर्सेस की वजह से। मगर वो जो सेकंड ऑर्डर क्रिएट हुआ वो 100% एब्सोल्यूट की विल के ताबे था। अच्छा, अब जो सेकंड ऑर्डर वर्ड था उसकी भी अपनी तीन फोर्सेस थी, और हर फोर्स की फिर आगे आगे तीन फोर्सेस होती हैं। लिहाजा सेकंड ऑर्डर वर्ड से जो पॉजिटिव थी उसकी भी आगे तीन फोर्सेस थी, एनर्जी बीम्स थे, नेगेटिव के भी और न्यूट्रलाइजिंग के। लिहाजा नीचे के लेवल पर आकर वो 9 हो गए, 9 नहीं, कितने हो गए, यानी 3 वो और हर एक के 3 3 3 3 6 3 9 10 12 हो गए। लिहाजा पता नहीं बात मुश्किल है थोड़ी, है तो मुश्किल ही, है तो मुश्किल ही। तो एब्सोल्यूट की एक फोर्स ने जब क्रिएशन का प्रोसेस शुरू किया तो 3 फोर्सेस आई। 3 फोर्सेस का मतलब है 3 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, जो कि हमें नहीं पता उसकी क्या माहियत होगी। उसके नतीजे में एक सेकंड ऑर्डर ऑफ द वर्ड डेवलप हो गया, और सेकंड ऑर्डर ऑफ वर्ड से जब तीसरा
क्रिएट हुआ तो हर एक की 3-3 फोर्सेस हुई, तो अब वो यानी 3-3-6-3-9 12 से पता नहीं 24-25 उसके हिसाब से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे वो करते। और अच्छा, अब ये जो एब्सोल्यूट से जो क्रिएशन यूं क्रिएट हुई, इसका नाम रे ऑफ क्रिएशन है, रे ऑफ क्रिएशन। और ये इनफिनिट डायरेक्शंस के अंदर क्रिएट हुई। उनमें से एक डायरेक्शन जो है वो है जो हमारे मिल्की वे की तरफ से होती हुई हमारे पास आई। और जब हम उन फोर्सेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर जाएं, तो जब हम जमीन पर पहुंचते हैं तो बाय दैट टाइम वो 96 फोर्सेस बन चुकी होती हैं। और अकॉर्डिंग टू हिम, जितनी जितनी हम नीचे वाले ऑर्डर में आते जाते हैं, उतनी उतनी उस जगह पर एग्जिस्टेंस मैकेनिकल होनी शुरू हो जाती है। यानी जो सेकंड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड था, सेकंड ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, वो एग्जैक्टली एब्सोल्यूट की विल के ताबे था। लेकिन जब थर्ड ऑर्डर आया तो वो मैकेनिकल लॉज के ताबे हो गया। जब वो उसके नीचे आया तो वो और ज्यादा मैकेनिकल लॉज के ताबे हो गया। और जब हम जमीन तक पहुंचे हैं तो 96 सेट ऑफ लॉज के तहत जमीन पर रहने वाली लाइफ अपना जिंदगी गुजार रही है। और वो अब डायरेक्ट विल ऑफ द एब्सोल्यूट के इन्फ्लुएंस में नहीं है। मेरी बात समझ आई ना? तो मैं जब इसको देखा, गौर किया, काफी सोचा, तो मुझे लगा जैसे मन में कहा अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द एब्सोल्यूट एनर्जी। और फिर जब उसने क्रिएशन का फैसला किया, जैसे ना उसके कुरान के क्रिएशन का फैसला किया, तो उसने इस तरह क्रिएट किया। और अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। एक वो आपने सुना था ना वो सारा, मैं जब उसको कोरिलेट करता हूं मुझे ऐसे लगता है कि वो जो अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती, वो सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। लिहाजा जमीन पर रहते हुए 96 फिजिकल लॉज हैं, सेट्स ऑफ लॉज, जिनके जिसमें कश्त शकल है, जिसमें गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, जिसके अंदर ये होगा तो ये हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दैट ये जो रे ऑफ क्रिएशन है ना, यूं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और ये सारी की सारी बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हैं जो कि एनर्जी करते हैं। और ये रे जमीन पर खत्म नहीं हुई, इस रे में जो अगला है वो चांद है। और चांद इवॉल्विंग लाइफ है। हम समझते हैं ना चांद डेड लाइफ है, अकॉर्डिंग टू दैट चांद एक, आ जाइए, एक इवॉल्विंग लाइफ है। और वो डिपेंड कर रहा है उसकी एग्जिस्टेंस, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट है जो कि जिंदगी जमीन के ऊपर जितनी लाइफ है वो उसके ऊपर फीड कर रहा है। और जब लाइफ यहां से डिके होती है तो उसकी एनर्जी चांद में मुंतकिल हो रही है। लेकिन जब हम चांद पे जाएंगे तो अब इसके ऊपर 48th लेवल नहीं है, इसका लेवल 96 है। और यहां 196 सेट ऑफ कवानीन के तहत गवर्न होगा। लिहाजा जो शख्स भी चांद पे होगा, जो भी लाइफ होगी जिस फॉर्म के अंदर होगी, वो 196 या पता नहीं जितने भी 192 उतने कैलकुलेट करके देख लें, उतने सेट्स ऑफ लॉ के, यानी इट विल बी वेरी वेरी मैकेनिकल, इट विल बी वेरी लिटिल स्पिरिचुअल। और जब जमीन पर आते हैं तो फिर 96 लॉज। अगर इंसान किसी तरीके से इन लॉज से अपने आप को छुटकारा कुछ को पा ले तो वो रे ऑफ क्रिएशन के करीब अगले लेवल पर चला जाएगा। और वहां जो ही वो अगले लेवल पर जाएगा उसके ऊपर 50% लॉज एक्ट ही नहीं करेंगे। यानी अगर वो उससे अगले लेवल पर जाएगा तो हो सकता है ये लॉ कि आप दीवार में से नहीं गुजर सकते उसके ऊपर एप्लीकेबल ही ना हो, वो दीवार में से गुजर के चला जाए। या ये लॉ कि आप ऊपर से चीज को गिराएंगे तो वो नीचे गिरेगी, उसके ऊपर एप्लीकेबल ही ना हो, राइट। और ये अकॉर्डिंग टू हिम ये मुमकिन है कि इंसान अपने इनवर्ड, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि एक प्लैंक्स पार्टिकल भी एक्चुअली पूरी कायनात का मिनिएचर है। अगर इनवर्ड जर्नी करके इन तमाम मदारिज को इंसान अपनी एक्सट्रीम डिग्री ऑफ ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस और अपनी मटीरियलिटी और अपनी इंटेलेक्ट, इमोशनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी को ओवरकम करता हुआ ओरिजिनल कॉन्शियसनेस के करीब पहुंचना शुरू कर दे,
तो वो इन लॉज से सेट फ्री हो सकता है, और वो ज्यों सेट फ्री होगा तो एब्सोल्यूट के करीब हो जाएगा, और वो जितना एब्सोल्यूट के करीब होता जाएगा उतना ही उसके ऊपर लॉज एक्ट करने जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो सारी इनवर्ड वाली जर्नी है, ये सारी डिस्कशन एक मैथमेटिकल और एक फिजिकल वे में डिस्क्राइब की गई है। तो इस सारे को अगर आप एक स्पिरिचुअलिटी के साथ को रिलेट करें तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि ये एक फिजिकल जो इंसान है, ये अपनी फिजिकलिटी के अलावा एक ख़ास स्पिरिचुअलिटी रखता है, और अगर एक ख़ास तरीके से अपने ऊपर मेहनत करके उन मदाराज को हल हासिल करना शुरू करे तो वो एब्सोल्यूट के करीब 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 हो सकता है। तो ये एक उखड़ी उखड़ी सी बातें हैं जो मैंने वहाँ से करके उसको थोड़ा ना अपने दिमाग में एक समझने की और असिमिलेट करने की कोशिश की है। थैंक यू।